Hello everyone, I hope that you're doing well. In today's video session, we're going to see a very important writing skills topic. And this topic is related with speech. As you know that speech is always having a long lasting impact on the audience. And even it has the ability to change the lives of the people. So in today's session, we're going to see in what way we have to write down the speech, and definitely here we are going to see in what way we need to gain maximum marks in the examination. So be ready and लास्ट तक बने रहो, क्योंकि आपको अगर स्पीच राइटिंग में अच्छे मार्क्स चाहिए तो डेफिनेटली आपको हर एक टेक्निक के बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता 100% होना चाहिए. सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द स्पीच. तो स्पीच एग्जैक्टली होता क्या है? सो एज यू नो दैट दिस इज ए कम्युनिकेटिव फॉर्म. Means what? That when you think about the speech, you have to always think about the communicative form. And this is a communicative form in which the person is expressing his own opinion, his ideas, or maybe you can say his thoughts about a specific topic. मतलब टॉपिक यहाँ पे हमेशा स्पेसिफिक होता है और इस स्पेसिफिक टॉपिक पे जो स्पीकर होता है वो हमेशा बोलता है. आपको याद रखना है कि एग्जामिनेशन में आपको बोलना नहीं है, एग्जामिनेशन में आपको कंसिडर करना है. यू हैव टू अज्यूम योरसेल्फ एज द स्पीकर एंड यू हैव टू गिव एन एक्सीलेंट काइंड ऑफ द स्पीच. मीन्स यू हैव टू राइट डाउन द स्पीच इन एन एक्सीलेंट वे. तो आपको अपना स्पीच इस तरह से लिखना है कि आपका जो एग्जामिनर होगा, जो आपका पेपर चेक करेगा, वो इंप्रेस हो जाना चाहिए. सो हियर रिमेंबर, एज यू नो दैट दिस इज अ पब्लिक डिस्कोर्स. मतलब स्पीच एग्जैक्टली किसके लिए होता है? तो स्पीच होता है ऑडियंस के लिए. मतलब यहाँ पे ऑडियंस ये जो है, इट और द ऑडियंस इज एट द सेंटर ऑफ अवर स्पीच. मतलब हमारे स्पीच में जो ऑडियंस है ये बहुत मैटर करती है. आप किसके सामने बोल रहे हैं, किस इशू पे बोल रहे हैं, या फिर कौन से टॉपिक पे आप अपना ओपिनियन प्रेजेंट कर रहे हो. सो दैट एग्जैक्टली मैटर्स मोस्ट. सो हियर आफ्टर दिस वी आर मूविंग अहेड विद द स्मॉल टिप्स. मतलब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा. एंड एग्जैक्टली मैं सिर्फ इसको थ्योरेटिकल नहीं रखूंगा. ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी चलेगी, लेकिन आपको याद रखना है कि ये हर एक चीज आपके स्पीच में होनी चाहिए. अगर आपको लगता है कि यू शुड गेट एटलीस्ट 4.5, मतलब अगर आउट ऑफ 5 आपको लगता है कि आपके स्पीच को एटलीस्ट द पर्सन शुड गिव 4.5 मार्क, सो डेफिनेटली रिमेंबर यू हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्पीच. सो लेट्स सी, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टिप्स. एंड बिफोर दैट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दिस द राइट टाइम फॉर यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन. आई होप दैट यू विल डू सो. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेन पॉइंट which is all about the tips, and these tips definitely help you to write down the speech in an effective way. So let's see the first step here, the language. Students are always asking me, sir, what kind of the language we have to use? So I'm always saying to them that you have to use such kind of the language which should be interactive. मतलब आपकी लैंग्वेज हमेशा जो है वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए. मतलब ऐसा लगना चाहिए कि आप ऑडियंस के साथ बातचीत कर रहे हो. अगर आपको यहाँ पे आप लिखोगे, तो जब आप स्पीच लिखोगे तो डेफिनेटली कुछ वर्ड्स उसमें ऐसे होने चाहिए जो इंडिकेट कर सके कि आप अपने ऑडियंस के साथ बातचीत कर रहे हो. तो डेफिनेटली ये जो टेक्निक है आपको हमेशा याद रखना है दैट योर लैंग्वेज शुड बी इंटरेक्टिव. राइट, इंटरेक्टिव लैंग्वेज हमेशा इस्तेमाल करो ताकि हमें पता चल सके या फिर एग्जामिनर को पता चल सके कि एग्जैक्टली ये जो स्पीच है उसमें टेक्निक का इस्तेमाल हुआ है. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट योर लैंग्वेज शुड बी डायरेक्ट. मतलब क्या है इसका? मतलब आपकी लैंग्वेज इस तरह से होनी चाहिए कि आप में और आपके ऑडियंस में एक तरह का बॉन्ड हो जाना चाहिए. मतलब यू हैव टू क्रिएट द बॉन्ड इन बिटवीन यू एंड योर ऑडियंस. एंड डेफिनेटली ये बॉन्ड कब क्रिएट होगा? अगर आपकी लैंग्वेज अपीलिंग होगी. मीन्स यू हैव टू अपील टू योर ऑडियंस थ्रू विच लैंग्वेज? थ्रू डायरेक्ट लैंग्वेज. सो हियर आई एम गोइंग टू गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इट. ये जो यहाँ पे जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप अपने स्पीच में अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो. स्पीच कोई भी आए, लेकिन लैंग्वेज हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए. सो लेट्स सी हियर फ्यू एग्जांपल्स. द फर्स्ट एग्जांपल हियर दैट इज वेक अप बिफोर इट्स टू लेट. व्हेन यू आर सेइंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि
वक्त जाने से पहले जग जाओ. So whenever remember you are using such kind of the direct language, definitely remember it will create the bond in between you and your audience. And the most essential here, if you are saying that let's start from today, let's start from today, चलो आज ऐसा करते हैं, आज से ही शुरुआत कर देते हैं, या फिर इसी मोमेंट से हम शुरुआत कर देते हैं. तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह की डायरेक्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीच जो है वो एनहांस हो जाता है और आपका स्पीच लोगों तक पहुंचता है, उनके दिलों तक पहुंचता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ द थिंग. सो डोंट फॉरगेट टू यूज सच काइंड ऑफ द स्मॉल सेंटेंसेस इन योर स्पीच. अगर आपका स्पीच अच्छा हो, अगर आपको लगता है, तो डेफिनेटली आपको इस टेक्निक का इस्तेमाल डेफिनेटली करना है. सो लेट्स सी हियर नाउ. आफ्टर दिस वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वन, यूज ऑफ rhetorical questions. In my previous videos I have told you that how exactly we need to frame rhetorical questions. Rhetorical question ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके आप अपने स्पीच की बिगिनिंग भी कर सकते हो. मतलब बिगिनिंग में अगर कोई rhetorical question आपने पुट किया, definitely to emphasize the given point, so definitely it attracts the attention of your readers, attract the attention of the audience. So here is very clear, rhetorical question जहां पे हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि ऑडियंस हमारे क्वेश्चन का आंसर दे, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे रिटोरिकल क्वेश्चन कम से कम 2 होने चाहिए जो आपके स्पीच में आए. और ये जो 2 रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं, दे शुड बी रिलेटेड विद द गिवन टॉपिक. गिवन टॉपिक जो है उससे रिलेटेड जो 2 रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं उनका इस्तेमाल आपको करना है. सो हियर रिमेंबर, लेट मी गिव वन एग्जांपल ऑफ इट. सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑन योर स्क्रीन, दैट हु डोंट वांट टू बी हैप्पी. So when you are asking such kind of the question to the audience, तो definitely ये जो है आपको उनका जो attention है ग्रैब करने में हेल्प करता है. मतलब जब आप ऐसा क्वेश्चन पुट करोगे तो हर किसी का अटेंशन आपकी तरफ जाएगा और आप उनसे पूछोगे who don't want to be happy here. So definitely everybody would like to be happy. उसका आंसर जो है ऑडियंस दे, डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस आंसर दे स्पीच में, ऐसा हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एटलीस्ट देयर शुड बी 2 rhetorical क्वेश्चंस इन योर स्पीच. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आपको याद रखना है कि यू नीड टू गिव द डायरेक्ट सजेशंस, बिकॉज स्पीच इज ऑलवेज हैविंग द एस्पेक्ट व्हिच इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग. मतलब हमेशा स्पीच जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, या फिर कोई प्रॉब्लम है उसको किस तरह से जड़ से खत्म करना है, अगर इसके बारे में आप बोले तो डेफिनेटली आपका स्पीच बहुत अच्छा हो सकता है. सो यू नीड टू गिव द डायरेक्ट सजेशंस टू योर ऑडियंस. तो ऑडियंस को डायरेक्ट सजेशन देना कभी भी भूलना नहीं है. तो जब भी आप स्पीच लिखोगे, यू हैव टू राइट डाउन सच काइंड ऑफ द स्मॉल स्टेटमेंट्स. वी मस्ट एक्ट नाउ, मतलब यही सही समय है, हम क्या करें, हम एक्ट करें, मतलब हम कुछ एक्शन ले. या फिर आप ऐसा भी सेंटेंस रख सकते हो, टेक अ प्लेज एंड डू अवर जॉब्स. मतलब चलो शपथ लेते हैं और आज से ही या इसी मोमेंट से ही जो काम है शुरू कर देते हैं. सो डेफिनेटली रिमेंबर, ऐसे स्टेटमेंट अगर आपके स्पीच में आए तो डेफिनेटली आपका स्पीच अच्छा 100% होने वाला है. सो हियर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू गिव डायरेक्ट सजेशंस टू योर ऑडियंस. नाउ आफ्टर दिस रिमेंबर वी आर मूविंग अहेड with the next important thing. Usually we used present tense. Most of the time students are asking me, sir, which kind of the tense we have to use whenever we are writing the speech. मतलब जब भी हम स्पीच लिखेंगे तो कौन से टेंस में हमें स्पीच लिखना है. तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जनरली यूजुअली वी आर यूजिंग व्हाट, प्रेजेंट टेंस. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यू हैव टू यूज द टेंस, राइट. इट मीन्स यहाँ पे आपके हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से आप किसी भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में आपको क्या करना है, आपको स्पीच लिखना है. तो आपको अकॉर्डिंग टू दी नीड यू हैव टू यूज द टेंस. I hope that you understood this particular thing very well. Now after this we are moving ahead with the next tip, and this tip is very important. Already remember I have stated many modal auxiliaries in my previous video, and in this video I have told you the function of the each and every modal auxiliary. तो आपको फंक्शन के हिसाब से कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज यहाँ पे अपने स्पीच में इस्तेमाल करनी है. यहाँ पे डेफिनेटली जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूँ. शुड आएगा, मस्ट आएगा, आउट टू आएगा, नीड टू आएगा, क्यों आएगा.
शुड एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल होता है, सजेशन देने के लिए इस्तेमाल होता है, मस्ट जब भी कोई कंपल्शन करना हो हमें किसी के ऊपर तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। आउट टू यू नीड टू यूज एज योर मॉरल ऑब्लिगेशन। तो मॉरली अगर किसी को आप अपील करना चाहते हो तो डेफिनेटली आउट टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नीड टू का इस्तेमाल नेसेसिटी के लिए किया जाता है। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी मॉडल ऑक्सिलरी यू हैव टू थिंक अबाउट द मॉडल ऑक्सिलरी। तो इनका एक एक या फिर दो दो सेंटेंसेस आपके स्पीच में 100% होने चाहिए। आई होप दैट ये जो चीज है आप अपने स्पीच में लिखोगे या फिर इनका इस्तेमाल करके अच्छे सेंटेंसेस बनाओगे अकॉर्डिंग टू द गिवन टॉपिक, तो इसका मुझे पूरा विश्वास है। सो लेट्स सी हियर दैट आफ्टर दिस व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू थिंक। यूज प्रॉपर प्रोनाउंस। तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ पे लिख रहे हो, लेकिन आपको अज्यूम करना है कि आप ऑडियंस के सामने अपना जो परफॉर्मेंस है वो दे रहे हो। तो डेफिनेटली आई आएगा। whenever you are putting your opinion, so you have to use pronoun that is I. But when you think about or when you are appealing to the audience, तो we इस प्रोनाउन को मैजिकल प्रोनाउन ऐसा कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम मास या फिर हम जिसे क्या कहते हैं पब्लिक के सामने बोल रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे वी का इस्तेमाल बहुत पावरफुली हम करते हैं। या फिर कोई भी एक अच्छा स्पीकर अपने स्पीच में वी का इस्तेमाल करके बहुत सारे सेंटेंसेस क्रिएट करता है, क्योंकि अपील करना है और लोगों को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। सो दीज आर द टू पर्पसेस ऑफ ईच एंड एवरी स्पीच। नाउ आफ्टर दिस रिमेंबर यू हैव टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग व्हेनेवर यू आर यूजिंग एनी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स। मतलब अगर आप अपने स्पीच में कोई स्टैटिस्टिक्स या फिर कोई अगर फैक्ट बताने वाले हो या फिर कोई एग्जाम्पल देने वाले हो, सो ऑल दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल शुड बी रिलेटेड विद द प्रेजेंट सिनेरियो। मतलब आपके आसपास अभी क्या चल रहा है। मतलब आप अगर कोई परसेंटेज वाइज अगर कोई इंफॉर्मेशन आप पास करने वाले हो, लिखने वाले हो, तो आपको एग्जैक्टली वो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मतलब अजम्पशन या फिर अगर आप सिर्फ अज्यूम करके लिख रहे हो तो डेफिनेटली आपके जो मार्क्स है यहाँ पे कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स यू हैव टू गिव एज पर द गिवन टॉपिक। आपके पॉइंट को प्रूव करने के लिए जितने भी एग्जाम्पल्स आपको लगता है कि हाँ इतने देने चाहिए, तो उतने एग्जाम्पल आपके स्पीच में होने चाहिए। एंड द मोस्ट एसेंशियल थिंग आफ्टर दिस यू हैव टू थिंक दैट इज ऑल अबाउट दैट आइडियाज यू हैव टू प्रेजेंट इन ए लॉजिकल वे and there should be a coherence, means you have to coherently present your topic। तो आपके टॉपिक में कोहेरेंस होना चाहिए, एक दूसरे से सेंटेंसेस कनेक्टेड होने चाहिए। मतलब थॉट प्रोसीजर जिस तरह से चलती है, थॉट आपका पहला थॉट और आगे आने वाला थॉट एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो डिस्टॉर्टेड स्पीच अगर आपने लिखी तो डेफिनेटली आपके मार्क्स वहां पे कम हो जाएंगे। तो देयर शुड बी ए लॉजिकल सीक्वेंस एंड देयर शुड बी ए कोहेरेंस। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग वेरी वेल। सो लेट्स सी हियर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ये जो पॉइंट है आपको अच्छी तरह से मुझे आपको समझाना है, क्योंकि बहुत बार मैं देखता हूं कि बच्चे इसको भूल जाते हैं। मतलब जब भी वो स्पीच लिखते हैं तो जो पंक्चुएशन मार्क्स वो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, सबसे ज्यादा पंक्चुएशन मार्क्स अगर कहीं पे इस्तेमाल होते हैं तो वो होते हैं स्पीच में। क्योंकि जब भी आप कोई प्रोवर्ब लिखोगे, जब भी आप कोई कोटेशन लिखोगे, तो वहां पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, कॉमा आएगा, फुल स्टॉप आएगा, या फिर कई बार कोलन आता है, सेमी कोलन आता है। सो मेनी पंक्चुएशन मार्क्स यू हैव टू यूज इन द स्पीच। तो आपके स्पीच के हिसाब से, आपके सेंटेंसेस के हिसाब से पंक्चुएशन मार्क्स देना भूलना नहीं है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ द थिंग। After this, remember you have to use the proper quotations, appropriate quotations, slogans, proverbs. So many things were there, so many techniques were there, and it's very important that जो भी quotation, जो भी slogan, जो भी proverb आप इस्तेमाल कर रहे हो, so that should be according to the context। तो context के हिसाब से ही आपको क्या करना है, quotations का इस्तेमाल करना है। So here remember, let me tell you one thing, speech लिखना थोड़ा सा मुश्किल है या फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका प्रैक्टिस अगर आप लगातार करते रहे, आपके पास बहुत सारे कोटेशन हैं, बहुत सारे स्लोगन्स हैं, बहुत सारे प्रोवर्ब्स आपको पता है, तो डेफिनेटली आपका स्पीच अच्छा होने ही वाला है। उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी जो आप करते हैं, राइट, डेफिनेटली को करिकुलर एक्टिविटीज में आप हमेशा इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो स्पीच है अच्छा हो, इफेक्टिव हो, तो आपको याद रखना है कि थोड़ा सा आपको आउट ऑफ द सिलेबस पे सोचना पड़ेगा। यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैगजीन्स, इट्स वेरी एसेंशियल।
और जो आपने पढ़ा हुआ है, जो एग्जाम्पल्स आपने पढ़े हुए, जो स्टैटिस्टिक्स आपने पढ़े हुए हैं, तो उनका इस्तेमाल सही समय पे करना डेफिनेटली आपको आना चाहिए. सो हियर इट्स वेरी क्लियर एंड हियर रिमेंबर द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू सी कि स्पीच एग्जैक्टली लिखना कितना है. तो 80 to 100 वर्ड्स दैट इज द लिमिट. मतलब कम से कम 80 या फिर 100, मैक्सिमम 100 इतने वर्ड्स आपके स्पीच में होने चाहिए. और पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए? सो डेफिनेटली स्पीच जो होता है उसमें बिगिनिंग होती है, मिडल होता है और एंड होता है, दैट इज कंक्लूजन. तो आपके स्पीच में कम से कम 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए. कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए? 3 पैराग्राफ. इसको अच्छी तरह से समझ लो. 3 पैराग्राफ्स में ही आपका स्पीच खत्म हो जाना चाहिए और 100 वर्ड से ज्यादा लिखने की कोशिश मत करो, राइट? क्योंकि जितना ज्यादा लिखोगे उतने मिस्टेक ज्यादा होने के चांसेस हैं. सो डेफिनेटली यू शुड बी वेरी ब्रीफ, you should be very vigilant, and remember you have to add the proper information in your speech. So here already remember we had discussed about all this particular thing. Now how exactly we need to write down the speech? ये जो टॉपिक है इसको मैं कल कवर करूंगा. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू कवर दिस पर्टिकुलर पॉइंट विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. जो एग्जाम्पल्स या जो बिगिनिंग, जो मिडल या जो एंड में आपको देने वाला हूं, इसका इस्तेमाल आप किसी भी स्पीच में कर सकते हो. सो स्टे ट्यून्ड and we will see this particular part in next video. So thank you everyone for your kind support. Thank you.